हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत फन कर रहे होगे। और लाइफ जो है उसमें फन करना बहुत ज़रूरी है। और ये जो स्कूल लाइफ है इसमें तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, फन का क्या है, वो तो चलते ही रहना है, वो तो चलते ही जाना है। बट साथ ही साथ हमारा मेन काम क्या है, अभी हमारा मेन काम है थोड़ा सा फोकस हो जाना और अपने टर्म टू को लेके थोड़ा सा और सीरियस हो जाना। देखो, हुआ क्या, पिछली बार जब सीबीएसई ने एकदम से टर्म वन टर्म टू में डिसाइड कर दिया तो बच्चों ने सोचा यार ऑब्जेक्टिव पेपर होंगे, मजा आ जाएगा, लास्ट मोमेंट पे पढ़ के चीटिंग वीटिंग करके कर लेंगे। पर सीबीएसई ने बजा दी बैंड। बैंड कैसे बजा दी भाई, थोड़ा सा मॉडरेट पेपर बना दिया। या मॉडरेट भी ऐसे समझो क्योंकि आपने क्वेश्चंस तो देख लिए इधर उधर से ऑब्जेक्टिव वाले, बट जो कंसेप्ट है, वो जो कंसेप्चुअल चीजें करनी थी वो नहीं करी। इवन एंड में, काफी एंड में जाके आपने प्रैक्टिस की। तो अभी हमें क्या चाहिए, अभी हमें चाहिए कि एक हम ऐसी स्ट्रेटेजी बनाएं, एक हम अपने टर्म टू को एग्जाम को लेके पूरे सब्जेक्ट्स की, ईच अलग अलग सब्जेक्ट्स की एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाएं कि उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए हम चलें। और जो हमारे पास अभी सफिशिएंट टाइम है, हम पूरे के पूरे अपने कंसेप्ट भी क्लियर करें। कंसेप्ट क्लियर करने के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के साथ साथ जो सैंपल पेपर्स आने वाले हैं अप्रैल में या मार्च एंड में, उनको करते जाए। और जो पिछली वाली गलतियां हैं उन गलतियों से सीखें। भाई देखो, जैसे सबको पता है ये जो मंथ है, ये मंथ क्या है, फैब का मंथ है। इस फैब के मंथ में दो बहुत अच्छी चीजें होती हैं। किसी को तो बहुत खुशी मिलती है, किसी को थोड़ा सा गम मिलता है, या गम थोड़ा ज्यादा भी मिल जाता है। किसी का कटता है, किसी का बचता है। कटता बचता है से रिलेटेड हम ऐसे कर सकते हैं कि सीबीएसई ने कुछ बच्चों को ध्यान में रखते हुए कि भाई पिछली बार 60 to 70% बच्चों के मार्क्स उतने अच्छे नहीं आए टर्म वन के, तो उन्होंने जो सिलेबस दिया था और उसको काट दिया है। तो वो कटना बचना वो वाला नहीं। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि जो सीबीएसई ने पहले सिलेबस डिडक्ट किया था, डिलीट किया था, उसमें थोड़ा सा और आपके लिए थोड़ा और ज्यादा डिलीट कर दिया कि लो यार खुश हो तुम, मार्क्स अच्छे अच्छे लाओ। बट वो जो डिलीटेड टॉपिक्स हैं वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और वो काफी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं जो भी बच्चे साइंस परस्यू करना चाहते हैं, इवन पीसीबी पीसीएम, उनके लिए वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वो 12th में आने वाले हैं। तो ये जो आज की स्ट्रेटेजिक वीडियो, इसमें आपको तीन चीजें मिलेंगी। सबसे पहली चीज क्या है, वो जो डिलीटेड टॉपिक्स हैं वो इंपॉर्टेंट क्यों हैं, कहां वो लिंक होंगे, और साथ ही साथ अभी अगर मैं टर्म टू की बात करूं तो उसको हमें रिमूव कर देना है। ठीक है। उसके बाद कि हमें जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कौन सी क्वेश्चन प्रैक्टिस है जो हमें ज्यादा से ज्यादा करनी है, और उससे भी मेन चीज क्या है, जो सब्जेक्टिव होने वाला है, जो मेन निचोड़ है इस टर्म टू का, उस सब्जेक्टिव की हमें कैसे प्रैक्टिस करनी है, हमें क्या करना है, हमें जो गलतियां कर चुके हैं उन्हें दोबारा दोहराना नहीं है, वो सारी चीज ध्यान में रखनी है। तो जैसे कि आप मेरे पीछे स्क्रीन पे देख रहे हो, इसमें क्या लिखा है कि टर्म टू का मेरा, भाई टर्म टू की स्ट्रेटेजी 10th साइंस की, क्योंकि मैं आपका अपना फिजिक्स बड़ी, फिजिक्स दोस्त, फिजिक्स बंधु नितिन आर्य आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा 10th की, पूरे पूरे कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा, और ऐसे कंसेप्ट क्लियर होंगे कि आप कभी भी नहीं भूलोगे, नो डाउट। और पूरी जो हमारे टीचर्स की फैकल्टी है, जो हमारे आपको पढ़ाने के हैं, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, आपके हम गारंटी लेते हैं कि आपके 90+ मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता। और जो एंड में, जो बिल्कुल एंड में हमारी जो क्वेश्चन सीरीज होगी, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज होगी, अगर वो भी कर लेते हो आप 15 दिन की, 15 से 20 दिन की, तो भी आपके 60 to 80% मार्क्स आने की फुल गारंटी हम लेते हैं। तो चलिए इसको, स्ट्रेटेजी को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले ही बता दिया कि इसमें जो है, मैंने सबसे पहले वो टॉपिक्स रखे हैं जो डिलीटेड है। डिलीटेड मीन्स ईच यूनिट के, केमिस्ट्री के, बायो के और फिजिक्स के जो डिलीटेड टॉपिक्स हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट है, कहां इंटरलिंक होंगे, कैसे होंगे, देन उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करनी है, एंड देन उसके बाद क्या है जो मेन चीज है, एडिशनल टिप्स फॉर सब्जेक्टिव। तो बच्चा लोग देखो, इसमें क्या है, डिलीटेड टॉपिक्स। कट गया भाई, मजा आ गया। कुछ लोग होते हैं जो कटने पे मजा उड़ाते हैं, और उड़ाना भी चाहिए या लेने भी चाहिए, उड़ाना नहीं चाहिए बच्चों, मजे लेने चाहिए। मजे इन द सेंस कि यार देखो लाइफ है, चलती जानी है। तो अभी हमें क्या देखना है, जो टर्म टू पे सिर्फ फोकस कर रहे हैं उनके लिए बहुत कि हाँ भाई ये तो हट ही गया और अच्छी बात हो गई। बट जो थोड़ा सीरियस है जेई को लेके, अभी से काफ़ी बच्चे होते हैं और होना भी चाहिए, जो पीसीबी वाले हैं, जो नीट को लेके हैं, उनके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये अभी मैं आपको फटाफट बताऊंगा। और फिर मेरे जो मेन निचोड़ है इस वीडियो का, क्या निचोड़ है कि हमें क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए, कैसी करनी चाहिए, उस पर आते हैं। तो देखो बच्चों, जैसे डिलीटेड टॉपिक्स हैं, डिलीटेड टॉपिक्स में केमिस्ट्री वाले पार्ट में जो ये यूनिट है, ये क्या है, मेरी केमिस्ट्री वाली पार्ट है। ठीक है, केमिस्ट्री वाले पार्ट में क्या क्या डिलीटेड है, यूनिट 1 में से, यूनिट 1 में से जो मेरा मेटल्स और नॉन मेटल वाली यूनिट है, उसमें से जो बेसिक मेटलर्जी वाली चीज है, कोरोजन और इट्स प्रिवेंशन, कोरोजन और इट्स प्रिवेंशन डिलीट कर दिया है। बट
कोरोजन और प्रिवेंशन क्या है, इंपॉर्टेंट है। जो भी मैं ये हाईलाइट करूंगा ग्रीन से वो चीज़ क्या हो जाएगी, और साथ साथ मैं लिख देता हूं ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखो जो जंग वगैरह लगता है वो आप देखते रहते हो, वो जनरल लाइफ से हमें पता होना चाहिए कि उसके पीछे का साइंस क्या है, बेसिक है। अगेन ये इंपॉर्टेंट है बट डिलीट कर दिया है। अगेन जो कार्बन एंड कंपाउंड है, कार्बन एंड कंपाउंड बच्चों लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बट इन्होंने देखो कितने सारे टॉपिक डिलीट कर दिए हैं। तो जो बच्चे, थोड़ा सा और छोटा हो जाता हूं आपके लिए ताकि आप कंटेंट पे फोकस करो, जो बच्चे आगे के लिए सोच रहे हैं उनको मैं बता दूं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पूरी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन से बनी होती है, आपको पढ़नी पड़ेगी और आती भी है और इंटरेस्टिंग भी है, जो थोड़ा केमिस्ट्री में दो लेते हैं। उसके साथ साथ जो जनरल लाइफ से रिलेटेड है ये है सोप्स एंड डिटर्जेंट। जब आपका ये जो सोप का फंक्शन है, डिटर्जेंट का फंक्शन है, ये आपका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो उसमें समझाते हैं। तो डिलीटेड टॉपिक्स हैं, चैप्टर नहीं चैप्टर बोलने वाला हूँ, हेलीकॉप्टर चल रहा है दिमाग में भी, चैप्टर टॉपिक्स। तो जो डिलीटेड टॉपिक्स हैं वो समझा रखे हैं जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कार्बन कंपाउंड में नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड मीन, नोमेनक्लेचर मीन जब हम उनकी नेमिंग करते हैं ना, कार्बन के जो ग्रुप्स बनते हैं, एल्कोहल ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, वो थोड़े ट्रिकी कहो, हार्ड कहो, मॉडरेट कहो, वो हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत सारी लाइन बनती चली जाती है। तो वो उन्होंने आपके लिए हटा दिए गए हैं कि आप अपने अच्छे से क्लियर करो एग्ज़ाम को, और साथ ही साथ क्या करो कि इसमें अपने मार्क्स लाओ अच्छे अच्छे, क्योंकि भाई बोर्ड्स में मार्क्स नहीं आएंगे, सीबीएसई में मार्क्स नहीं आएंगे, तो वो जो ड्यू वाले कट ऑफ निकालते हैं, जो इतनी इतनी हाई हाई कट ऑफ जाती है, वो कैसे होगा, है ना। तो वो चीज़ नहीं करनी है। तो डिफरेंस करना है, डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड, केमिकल प्रॉपर्टीज, कार्बन कंपाउंड, कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। अब इथेनॉल वही चीज़ है जिसे थोड़ा पी के झूम जाते हैं, इथेनोइक एसिड क्या है, जो एसिडिक होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, अगेन इंपॉर्टेंट थी बट इन्होंने क्या कर दिया है, इंपॉर्टेंट तो थी बट इंपॉर्टेंट के साथ साथ इन्होंने डिलीट कर दिया है। तो जो बच्चे अभी सिर्फ टर्म 2 पे फोकस कर रहे हैं उनके लिए खुशी होने की बात है, जो थोड़े से आगे की सोच रहे हैं उनको एक बार इनको मस्ट रीड करने वाली बात है। अब आ जाते हैं यूनिट 2। देखो यूनिट 2 क्या है बच्चा लोग, यूनिट 2 है मेरी बायोलॉजी, लिविंग वर्ल्ड या बायोलॉजी, मतलब ये पूरा पार्ट है बायो का। तो इसमें मेरे को क्या चीज़ देखो, पूरा का पूरा जो चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स, द होल चैप्टर वो पूरा ही डिलीट कर दिया है। बट अगेन ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट किस लिए है, दो प्रोसेस से इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इवन साइंस भी परस्यू नहीं करना चाहते हैं फ्यूचर में, तो जो मेरे रिफ्लेक्स होते हैं, जो मैं बोल रहा हूं, जो मेरे हैंड मूवमेंट है, या ऐसे समझो कि अगर कोई कुत्ता पीछे आपके पड़ गया तो आप उसको देख के भागोगे उसकी तरफ, अगर आप डॉग लवर हो। अगर आप डॉग लवर नहीं हो तो उससे अपोजिट भागोगे। तो वो रिफ्लेक्स कैसे काम करते हैं, इनवॉल्यूंटरी वॉलंटरी एक्शंस कैसे होते हैं, केमिकल कोऑर्डिनेशंस क्या होते हैं बॉडी में, है ना, और एनिमल हार्मोन्स कैसे रिलीज होते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, इंपॉर्टेंट है बट टर्म 2 को ही बात करें तो उसमें डिलीटेड है। हेरिडिटी भी हटा दी गई है, उसका जो बेसिक कंसेप्ट है इवोल्यूशन का कि कैसे ह्यूमंस इवॉल्व हुए, कैसे अदर स्पीसीज इवॉल्व हुई, वो भी डिलीटेड कर दी गई है। तो ये बायो में से डिलीटेड है बट अगेन इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं नेचुरल फिनोमेना। देखो नेचुरल फिनोमेना क्या है, ये फिजिक्स का पार्ट है। टर्म 1 में ऑलरेडी जब नेचुरल फिनोमेना में आई वाले कंसेप्ट में इन्होंने हटा दिया था, जो आई का पूरा पूरा पार्ट था वो हटा दिया था चैप्टर 2 में से। तो अगेन ये जो पार्ट है ये किसका है बच्चा लोग, ये फिजिक्स का पार्ट है। ठीक है, ये फिजिक्स के पार्ट में इन्होंने क्या क्या किया है कि ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। देखो मैं ये आपको गारंटी देके बोल सकता हूं कि इसको आपको पढ़ना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो भाई इसमें आपको पूरा का पूरा आई की फंक्शनिंग, आपके जो स्पेक्स लगते हैं उनमें कौन सा डिफेक्ट होता है, कौन से डिफेक्ट से कौन सा सही होता है, तो ये वंस एटलीस्ट सबको पढ़ना चाहिए। इवन आप साइंस परस्यू करो ना करो, नो डाउट ये कहीं लिंक नहीं होगा, इस पर इतने क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं इन फ्यूचर आई पे, बट ये काफ़ी जनरल है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और मेरे हिसाब से नहीं, आप इसको एज अ फन वे में, एज अ जनरल साइंस के लिए भी पढ़ सकते हो, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा आपको जो आई की फंक्शनिंग है बच्चों वो समझाई गई है, उसके जो डिफेक्ट्स होते हैं वो कैसे सही होते हैं। तो ये पढ़ना जरूरी है ताकि आपका डॉक्टर बाद में पोवड़ा ना बना दे, काट ना दे कि आपको डिफेक्ट तो कोई और सा हो, आपको स्पेक्स भेज दे महंगे वाला कि सर आपको तो ये डिफेक्ट है और आपको पता ही नहीं होगा, है ना। तो वो चीज़ नहीं करनी है। अब लकीली इफेक्ट ऑफ करंट में से इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को छोड़ दिया, बख्श दिया कि जाओ भाई जाओ, थोड़ा सा मॉडरेट भी बनाना है पेपर और थोड़ा सा बच्चों को
ऐसे भी करना है कि वो 12th में जब पढ़े तो ऐसा ना हो कि यार ये क्या पढ़ रहा हूँ, ये तो पढ़ा ही नहीं था। तो लकीली वहां आप बच गए हो। बट अगेन जो इफेक्ट ऑफ करंट में से जो 13 और 12 चैप्टर है साइंस में से, इलेक्ट्रिसिटी पूरा पूरा दे दिया है, उसमें से कुछ नहीं काटा है। बट जो 13 चैप्टर है अगेन उसमें से इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से डिलीट कर दिए। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कैसे डिलीट कर दिए हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक जनरेटर, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, ये डिलीटेड है। डिलीटेड होने के साथ साथ ये इंपॉर्टेंट है। अब भाई इंपॉर्टेंट सर तो बोल रहे हैं जो डिलीटेड है वो भी इंपॉर्टेंट है। हाँ भाई क्यों है? अब ऐसे समझो कि आप जहां भी किसी शादी फंक्शन पार्टी में जाते हो तो शादी फंक्शन पार्टी में होता क्या है, उस शादी फंक्शन पार्टी में आपका क्या होता है भाई, उस शादी फंक्शन पार्टी में जनरेटर रखा होता है। ऐसा थोड़ा होता नहीं कि खंबे से तार लगा दे और लगा दे लाइट, है ना। तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो अगर आप देखो रिलेट ही नहीं करोगे तो आपका इंटरेस्ट नहीं आएगा। अगेन आपको साइंस पूरी बोरिंग लगेगी और फिजिक्स और भी ज़्यादा बोरिंग लगेगी। बट जैसे ही आप रिलेट करोगे तो आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी और आपको लगेगा कि हाँ यार इसके पीछे का फिजिक्स या इसके पीछे का साइंस क्या हो सकता है। तो ये जो आपका बोरियत बना है ये ऐसे जाता है। तो इसमें देखो जो मेन चीज़ है, और ये 12th में आने वाली है, इस पर क्वेश्चन भी आते हैं, पूरे का पूरा EMI कंसेप्ट है, डायनामो कंसेप्ट है, क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। और उसी के साथ साथ ये इंपॉर्टेंट है भाई, हमारी जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, जिससे भी हम अपने फ़ोन चार्ज करते हैं, बैटरी है, फ़ोन है, लैपटॉप है, टीवी है, वो सारा का सारा AC से चलता है। DC से आज के टाइम में बहुत कम चलता है। और AC DC के बीच में जो डिफरेंस है और AC DC का जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बट इन्होंने आपके डिलीट कर दिए हैं। तो ये डिलीटेड टॉपिक्स भी एंड में हम पढ़ाएंगे, बट अभी ये डिलीटेड है, आपके टर्म 2 के हिसाब से ये नहीं आ रहे हैं, तो इसको हमें हटा देना है। अब देखो नेचुरल रिसोर्सेज, अगेन जो साइंस है, मेन जनरल साइंस है, उसको इन्होंने पूरा पूरा हटा दिया है। होल चैप्टर सोर्सेस ऑफ एनर्जी का और मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का। देखो सोर्सेस ऑफ एनर्जी अदर देन जो फ्यूल है वो सोलर है, जैसा कि आपको पता है, विंड है, थर्मल है, वो पूरा का पूरा चैप्टर ही हटा दिया कि हटा यार इसका कोई ज़रूरत नहीं है। बट मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उन बच्चों के लिए जो प्रिपरेशन करने वाले हैं जस्ट आफ्टर देयर 12th की। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि 12th में कोई भी रेगुलर कोर्स ना करके डिप्लोमा या कोई ऐसा कोर्स करते हैं और ग्रेजुएशन को वो पार्टली रख के अपना जॉब फोकस हो जाते हैं, जॉब ओरिएंटेड हो जाते हैं, और वो भी गवर्नमेंट जॉब। तो जो ये गवर्नमेंट जॉब में जो क्वेश्चंस आते हैं, जो GS के क्वेश्चन आते हैं, वो ऐसे ही टॉपिक से आते हैं और भर भर के आते हैं। तो उनके लिए जो जॉब ओरिएंटेड सोच रहे हैं जस्ट 12th के बाद, या उनका ये है कि हमें ग्रेजुएशन में इतना रेगुलर पढ़ाई नहीं करनी है, तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है उन बच्चों के लिए, ठीक है। बट अगेन अभी हम सिर्फ टर्म 2 की बात करें तो हटा दिया गया है। अब आ जाते हैं मेन चीज पे। देखो मेन चीज क्या है कि भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस दबा के करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है मोर एंड मोर। जितनी ज़्यादा आप मोर एंड मोर, ये दिल मांगे मोर वही वाला, जितनी ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका बेनिफिट होगा। बट क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे होगी भाई, क्वेश्चन कैसे होंगे जब आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे, जब आप अच्छे से उसको पढ़ोगे, रिलेट करोगे अपने सराउंडिंग से, इंटरेस्ट लाओगे उसमें, फोकस होके पढ़ोगे, तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अब क्वेश्चन सॉल्व करने का भी एक क्राइटेरिया है, उसमें भी एक चीज ये है। अब ये देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं मेरे को बच्चों, कि सबसे पहले मेरे को NCERT के सॉल्व्ड क्वेश्चन करने हैं, NCERT के सॉल्व्ड और एग्जाम्पल्स करने हैं, या तो एग्जाम्पल्स बोलो उनको या NCERT के जो सॉल्व्ड क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले ये करने हैं कि भाई मैंने जो पढ़ा है मेरे को उससे जो क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, कैसे पूछे जाते हैं और हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। देन बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन, ऑब्वियसली ये जो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं ये हम आपको कराएंगे, तो ये भी सॉल्व करने हैं। बैक एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन होते हैं सॉल्व करने हैं और इनकी भी प्रैक्टिस करनी है। देन आ जाते हैं, ये नंबर 2 हो गया। देन आ जाते हैं नंबर 3। देखो नंबर 3 इस बार ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। नंबर 3 इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है बच्चों लोग, क्योंकि इसमें क्या है, ये जो पिछली बार पेपर मॉडरेट बना था इसमें 30 to 40% क्वेश्चंस इससे आए थे। इंटेक्स्ट एक्टिविटी के क्वेश्चन थोड़े से लेंथ वाइज बड़े हो जाते हैं, क्योंकि एक्टिविटी है किसी जनरल लाइफ से आपको रिलेट कराएंगे, देन क्वेश्चन की फॉर्म में लाएंगे। तो हुआ ये कि एक तो टाइम कम पड़ गया क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस तो की नहीं, साथ ही साथ जनरल एक्टिविटी से जोड़ दिया, इंटेक्स्ट से जोड़ दिया, तो एक्टिविटी तो हम छोड़ ही देते हैं यार, इसको कौन पढ़ेगा ना, जो NCERT की बुक होती है।
उसी से क्वेश्चन आ गए तो खेल गए, लग गया शौक। तो वो जो हमें शौक लगा था, जो करंट लगा था, जो झटका लगा था, वो दोबारा ना लगे। और हमें क्या करना है कि ये स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है। तो ये भी करने हैं, बट पहले आप, सबसे पहले आपका मेन काम क्या होना चाहिए? सबसे पहले आपका मेन काम होना चाहिए कि एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जांपल्स करो, उनके बैक क्वेश्चन करो, फिर इंटेक्स एक्टिविटी के क्वेश्चन करो। एंड देन जब आपका पूरा टॉपिक खत्म हो जाए, जब आपका पूरा टॉपिक खत्म हो जाए, पूरा चैप्टर खत्म हो जाए, एटलीस्ट एक चैप्टर खत्म हो जाए या पूरा सिलेबस खत्म हो जाए, देन 4th नंबर पे ये एग्जाम्पलर्स करो और सैंपल पेपर्स करो। क्योंकि आप समझो कि आपने टॉपिक पढ़ना स्टार्ट किया, आपने 2 टॉपिक पढ़े या आधा चैप्टर पढ़ा या इवन एक चैप्टर भी पढ़ लिया, और एग्जाम्पलर में से आपको पूरे पूरे क्वेश्चन मिलेंगे, तो वो नहीं होगा। तो उस तरीके से नहीं करना है। और इसमें एग्जाम्पलर में मैं एक और मेन आपको स्ट्रेटेजी बताता हूं कि जब भी एग्जाम्पलर सॉल्व करो तो उसको एनालाइज करो। एनालाइज कैसे करोगे? एनालिसिस करो उसका। एनालिसिस कैसे करना है कि एनालिसिस में मेरे को ये देखना है कि किस पर्टिकुलर टॉपिक से मेरे से क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं। तो जिस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन नहीं होंगे, सॉल्व नहीं होंगे, उस पर्टिकुलर टॉपिक वाइज रिवीजन करना है। तो जो रिवीजन है वो टॉपिक वाइज करना है, टॉपिक वाइज रिवीजन। क्योंकि रिवीजन का मतलब ये नहीं होता है कि आप पूरा पूरा चैप्टर उठा के पढ़ने लग गए, नहीं, आपको सिर्फ पर्टिकुलर टॉपिक वाइज कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से मेरे से क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, तो टॉपिक वाइज रिवीजन करना होता है। अब आ जाते हैं आज की मेन चीज पे। आज की मेन चीज क्या है? एडिशनल टिप्स फॉर सब्जेक्टिव। देखो भाई, एडिशनल टिप्स फॉर सब्जेक्टिव क्या है? एडिशनल टिप्स फॉर सब्जेक्टिव ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है चीज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्यों है बच्चों? क्योंकि क्या हुआ है पिछले 1-1.5 सालों में, कोरोना की वजह से, ऑनलाइन क्लासेस की वजह से आपकी जो लिखने की प्रैक्टिस है वो गई है छूट। भाई हमारी भी छूट गई है। हम आपको क्या करते हैं, अब लिख के कम पढ़ाने की बजाय कंटेंट बताते देते हैं, पीडीएफ दे देते हैं, और ऑनलाइन टीचिंग में यही होता है। बट उसमें एक डिसएडवांटेज ये होता है कि जो हमारी राइटिंग की प्रैक्टिस है, लिखने की प्रैक्टिस है, वो सारी की सारी छूट गई है। तो हमें क्या करना है? हमें ये करना है कि हमारी जो राइटिंग प्रैक्टिस है, सबसे पहले उसको मेंटेन करना है। इसको मोस्ट प्रायोरिटी पे रखो, इसको सबसे प्रायोरिटी बनाओ कि मेरी जो भी कंटेंट, वाई की जगह क्या बन गया यार ये, और तुम बता भी नहीं हो। प्रायोरिटी पे रखना है इसको। क्या रखना है? अच्छा दोबारा से ही बना लेते हैं कि प्रायोरिटी पे रखना है इसको। प्रायोरिटी पे क्यों रखना है? क्योंकि मेरे को सब्जेक्टिव वो आने वाला है, तो इसको प्रायोरिटी पे रखना है। और मेरे को क्या देखना है कि मेरे को राइटिंग की प्रैक्टिस है, बार बार करनी है। उसी के साथ साथ डेरिवेशन एंड प्रूफ्स, इसको नंबर 1 पे रखना है। जितने भी हम आपको नोट्स देंगे, इवन पीडीएफ फॉर्म में दे, पीपीटी फॉर्म में दे, जिस भी फॉर्म में दे, आपको खुद के नोट्स बनाने। साथ ही साथ जब हम इंटरलिंक कराएंगे आसपास की चीजों से, प्रैक्टिकल लाइफ से, तो वो लिखते जाने लाइंस, ताकि वो आपका इंटरेस्ट बनता जाए। दूसरी मेन चीज क्या है? डेरिवेशन एंड प्रूफ्स। जैसे कि सब्जेक्टिव पेपर में हर बार डेरिवेशन एंड प्रूफ्स आते रहे थे, जैसे ओम्स लॉ या फॉर्मूला, डिराइव द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड। वो क्या होता है हम डिटेल में पढ़ाएंगे कि डिराइव द केमिकल कंपाउंड नेम, है ना। वो सारी चीजें आपको, जितने भी डेरिवेशन एंड प्रूफ्स हैं, इनका क्या करना है? राइटिंग करनी है। इसको लिख लिख के पढ़ना है, इसकी राइटिंग करनी है। इवन जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, न्यूमेरिकल्स वर्बली या सिर्फ देख के नहीं सॉल्व करने हैं, न्यूमेरिकल्स की भी क्या करनी है? राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। राइटिंग मतलब लिखना है, आपको नोट्स बनाने हैं, खुद के पेन पेपर लेना है। जितना ज़्यादा अभी से लिखने की प्रैक्टिस करोगे वो करते जाना है, करते जाना है। देन क्वेश्चन प्रैक्टिस भी क्या करना है? राइटिंग। कहने का मेन एक सिंपल सा रूल है या उसूल है या मेन चीज़ क्या है कि आपको तीनों चीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है। आपको मेन क्या करना है? तीनों में ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है। और आपको एक मजे की बात बताता हूं, देखो कि ये लिखने के बाद अब आप खुद रियलाइज करोगे कि ये जो आपकी लिखने की प्रैक्टिस छूट चुकी थी, कितनी हेल्पफुल होती है। देखो होगा ये कि सब्जेक्टिव पेपर है तो 2.5 से 3 घंटे का पेपर आपको ऐसा लगेगा बहुत लेंथी। क्यों लगेगा? क्योंकि आपके जो लिखने की प्रैक्टिस है वो छूट चुकी है। तो उस लिखने की प्रैक्टिस को अभी से मेंटेन करना है, अभी से वापस लाना है। आप एक काम करो कि डेली अपना ये एक टॉपिक पकड़ो, एक चैप्टर पकड़ो किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, उसमें क्या करो कि 2 या 3 पेज लिखो, नोट्स बनाओ, उनके जो मेन की पॉइंट्स है वो लिखो, फॉर्मूले लिखो, न्यूमेरिकल सॉल्व करो। तो उससे आपकी लिखने की प्रैक्टिस भी आ जाएगी और खुद के नोट्स बनेंगे। तो ये स्ट्रेटेजी हम फॉलो करेंगे तो आपके 90+ मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता। और एक और फैक्ट, फन फैक्ट बताता हूं,
अगर आपने ये सोचा कि भाई अब हम 10th में आ गए हैं, हम आधा घंटा इसको पढ़ते हैं, आधा घंटा इसको पढ़ते हैं और एक पर्टिकुलर टाइम टेबल बना लेते हो, उस टाइम टेबल को फॉलो करेंगे, मैं लिख के दे सकता हूँ, ब्लैंक पेपर पर साइन करवा लो, मेरी प्रॉपर्टी नाम करवा लो, कभी फॉलो नहीं हो सकता। मुझसे नहीं हुआ आज तक, ग्रेजुएशन में नहीं होगा, कॉलेज में नहीं होगा। तो अब आप बड़े हो चुके हो, आप बच्चे नहीं रहे हो, आपको क्या करना है, आपको ऐसे पढ़ना है कि एक दिन में एक सब्जेक्ट उठाना है, इवन एसएसटी, इवन इंग्लिश। और हाँ, इंग्लिश भी इंपॉर्टेंट है, तो साइंस में मत लगे रहना। पिछली बार इंग्लिश का पेपर काफ़ी मॉडरेट आया था, तो इंग्लिश की भी हम आपको फैकल्टी जो है हमारे पास, वो आपको क्लासेस देंगी, वो ट्रिक्स एंड ट्रिक्स बताएंगी और जल्दी से एक ऐसी वीडियो लाएंगी। तो करना ये है, मेन स्ट्रेटेजी ये रखनी है, टाइम टेबल आप बना लो, बट मैं लिख के दे सकता हूँ, वो फॉलो तो नहीं होगा। तो ऐसा रखो कि एक दिन में स्कूल और सबके बाद कोचिंग या स्कूल या सबके बाद अपनी जो पर्सनल पढ़ाई है, जो सेल्फ स्टडी है, एक सब्जेक्ट पढ़ो, एक सब्जेक्ट को 1.5 से 2 घंटा दो, 1 घंटा उसको लिखो, फिर उसके क्वेश्चंस करो, एंड देन बाद में जब वो धीरे धीरे करके, कि जैसे आज साइंस लिया है, कल मैथ्स ले लेंगे, एक दिन में एक दिन में जब एक लोगे तो उससे क्या होगा, कंसंट्रेशन अच्छा बनेगा। उसमें जब पढ़ोगे डीप में जाके तो कंसेप्ट समझ में आएंगे। वीडियोस देखो, हमारी चैनल की देखो, कहीं और देखो, बहुत सारा कंटेंट है यार आपके पास। बट स्ट्रेटेजी में मेन चीज ये रखनी है, लिखने की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, क्वेश्चन बाद में करने हैं, पहले कंसेप्ट को क्लियर करना है, समझना है वीडियो से, बुक से, जैसे भी। और उसके साथ साथ आपको क्या याद रखना है कि एक दिन में एक सब्जेक्ट। ऐसा नहीं कि आधे घंटे मैंने मैथ्स पढ़ी तो जब इंटरेस्ट आने लगा तब बंद कर दी, फिर फिजिक्स पे आ गए या केमिस्ट्री पे आ गए या एसएसटी पे चले गए। नहीं, एक दिन में एक सब्जेक्ट। तो ये स्ट्रेटेजी आप जब फॉलो करोगे तो 100% मैं गारंटी ले सकता हूं कि आपके जो मार्क्स हैं उसको आने से कोई नहीं रोक सकता। और मार्क्स से भी ज़्यादा क्या है, आप नई नई चीज़ें सीखोगे, उसको डीप कंसेप्ट समझोगे तो आपको और ज़्यादा अच्छा लगेगा। आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, और कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो होगा क्या, आपके ऑटोमेटिक मार्क्स आ ही जाएंगे। तो अभी के लिए मैं सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, साइन ऑफ करता हूं। नितिन आर्या। आपके फिजिक्स के जितने भी डाउट्स हैं वो मैं क्लियर करूंगा, बाकी हमारी पूरी टीम आपके साइंस के, मैथ्स के, पूरे जो 10th के टर्म 2 के एग्जाम है, टर्म 2 के एग्जाम से पहले आपके सारे कंसेप्ट के साथ आपका कोर्स खत्म कराएंगे, आपको न्यूमेरिकल कराएंगे, आपको एग्जाम्पल्स कराएंगे, और सारी की सारी चीज करा के आपके मार्क्स लाने की गारंटी हमारी। ओके बच्चों लोग, जल्दी मिलते हैं एक ऐसे ही इंटरेक्टिव वीडियो में जिसमें मैं आपको इलेक्ट्रिसिटीज के बेसिक चीज से स्टार्ट कराऊंगा और आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा। ओके बच्चों लोग, बाय बाय।